हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने और प्यारे से इस चैनल वेदा साइंस में। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे। हमने 2 लेक्चर बना रखे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। उसमें हमने एक पॉइंट का पहले से ही बात कर ली थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों एप्लीकेशन सेकंड और थर्ड की। बच्चों, मैं आपको बीच बीच में होमवर्क भी देता रहूंगा, क्योंकि हम जो जो भी पोर्शन अब स्टडी करेंगे उसका साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएंगे। तो आप लोग जब भी होमवर्क आएगा या कोई नोट्स आएंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए जल्दी से बातें किए बिना और समय गवाए बिना शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक का। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का? to check correctness to check correctness of a physical relation जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं ना, उनको चेक करना, फिजिकल रिलेशन। ओके, और फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और टू चेक dimensional consistency consistency। तो बच्चों कई बार इस तरह से भी आ जाता है कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, फिर आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है। इस एप्लीकेशन का एक नाम और भी है और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप कि आज आपको साउंड अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि माइक यूज किया है मैंने आज, ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने माइक यूज नहीं किया था, तो थोड़ा आसपास का साउंड भी होगा, है ना। अब ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके बच्चों, तो हम लोग ये बात करते हैं, इसके बारे में ही बात करेंगे। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिफाइन इट और एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे नोट करना है? तो देखिए, हम लोग इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ फिजिकल रिलेशन, इफ को आप हटा दो, भले आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए बच्चों, ठीक है। अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ all terms in both side of given equation has या have given equation have same dimensions और same kind और डायमेंशन, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी मैं आपको रिलेशन दूंगा, फॉर्मूला दूंगा, तो वो डायमेंशनली करेक्ट कब माना जाएगा? इफ ऑल टर्म्स इन बोथ साइड ऑफ अ गिवन इक्वेशन हैव सेम काइंड, मतलब वो जो होंगे ना दोनों तरफ, जो फॉर्मूला रिलेशन के दोनों तरफ या इक्वेशन के दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज होंगी वो सेम काइंड की होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए, या फिर सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। ऑफ अ गिवन इक्वेशन हैव सेम काइंड और डायमेंशंस। ओके, तो इस बात को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, only similar type of या similar kind of physical quantities, ये physical quantities है ना,
only similar kind of physical quantities can be added or subtracted और कंपेयर्ड। यानी इस पूरे प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हुआ? इस पूरे प्रिंसिपल का मीनिंग है कि केवल सिमिलर काइंड की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं को ही आप आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यानी एग्जांपल के लिए अगर आप वेलोसिटी का कोई रिलेशन देख रहे हो तो वेलोसिटी के आगे अगर कोई और भी टर्म है तो वो वेलोसिटी वाली डायमेंशन वाला ही होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इस तरह से लिखते थे ना हम लोग। तो बच्चों ये v क्या है? ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है। ये क्या है? ये भी इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये भी है तो वेलोसिटी ही ना। लेकिन जरा इनको देखो, ये a और t है, a t भी तो वेलोसिटी से ही बताई जाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई टी होता है ना। तो अगर t से मल्टीप्लाई होगा तो AT की डायमेंशन भी वेलोसिटी के जैसी ही होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों को आपस में ऐड करके इसके इक्वल बता सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये देखने के लिए कि कोई रिलेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, या उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मतलब उनकी डायमेंशन सही है या नहीं है, उनको पता लगाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी मोशन की इक्वेशन में से ही है ना, सेकंड इक्वेशन याद है आपको। ये बच्चों अब देखो, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है? ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? ये है ना s मतलब डिस्टेंस। तो s की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? l होगी बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ RHS की बात कर लें अब, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डायमेंशन, एक ही क्वांटिटी है ना, यहाँ दो क्वांटिटीज है, एक ये रही एक ये रही। तो ut की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? u और t की। तो u आप जानते हो कि वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सारे, हमने डायमेंशंस देखी थी। आई होप कि आपको याद होगा कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, जल्दी बताइए। हाँ राइट, L1t-1। और टाइम की कितनी होती है? टाइम की तो t1 ही लिखेंगे। अब आप इन दोनों को मर्ज करिए तो आपको क्या मिलेगा? तो आप इन दोनों को मर्ज करिए तो आपको क्या मिलेगा? देखो 1 और ये -1, तो -1 और +1 क्या होता है? 0। इट मींस t तो गायब हो गया, क्या रिमेनिंग रहेगा? ओनली l। यानी इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है? डिस्टेंस वाली डायमेंशन के ही इक्वल है। चलिए और देख लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर में देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, आज और बता देता हूं। नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। साथ ही साथ हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इनकी डायमेंशन क्या होती है? 0 0 0 होती है, मतलब m0 l0 t0। ओके, तो हम लोग जब अब इसको चेक करते हैं तो हाफ की तो डायमेंशन है नहीं, लेकिन a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है बोलो? हमने इसे भी पढ़ा था, तो L1t-2। अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो आप लोग एक काम करिए कि डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा याद भी कर लीजिए। ठीक है, वैसे आई होप कि ये तो याद ही हो ही गया होगा आपको। अब ये t है, टाइम, तो टाइम को क्या लिखेंगे? t और इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मर्ज करिए तो क्या आएगा? l आ जाएगा ना, क्योंकि t-2 है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो +2 कितना आएगा? 0। तो वो तो हम लिखेंगे नहीं t⁻0 को। यानी आप देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन और राइट साइड में जो क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन क्या सेम है? तो अगर ये सेम है, जैसा कि दिख रही है कि सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम कहेंगे हेंस गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस गिवन फॉर्मूला या रिलेशन जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके बच्चों, तो एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लैंग्वेज लिखनी है।
ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी आपने इसको चेक किया, ये डायमेंशनली करेक्ट है ना। एक और रिलेशन देखिए आप, जैसे आ जाए s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब जरा इसकी डायमेंशनल जो कंसिस्टेंसी है उसको चेक करो, तो आपको पता चलेगा ये भी l है ना, और इसको अभी अभी हमने देखा यू टी कितना था, l है, तो ये भी l है। प्लस अगर ए टी स्क्वायर को सॉल्व किया था बच्चों, देखो हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन तो एल आई, तो इसकी भी यहाँ पे डायमेंशन एल होगी। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डीसी है ये भी, है ना, डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट, ये भी डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन आप देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी, 9th 10th क्लास में, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हाफ नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट भी हो और सही भी हो, कंप्लीट और सही हो, है ना, करेक्ट एंड कंप्लीट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देखोगे कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली अगर रॉन्ग होगा तो वो 100% रॉन्ग होगा। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इफ mgh इज इक्वल टू m इंटू वी, तो अगर आपको एक रिलेशन दे रखा है कि mgh m इंटू वी के इक्वल है, तो क्या ये करेक्ट है क्या, डायमेंशनली करेक्ट है क्या? तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन में। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिखाई दे रहा है, m है यहाँ पर मास ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी है उसका मास, तो m का क्या होगा डायमेंशन, ठीक है, mgh को मैं एक साथ लिख देता हूं और इसकी डायमेंशन को लिखने की कोशिश करता हूं। देखो m का ना मास, तो ये हो जाएगा m1। इसी तरह g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो या फिर नॉर्मल a जो लिखते हैं ना एक्सेलरेशन, उन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो g की डायमेंशन l1t-2 हो जाएगी, ठीक है। कोई बॉडी ग्राउंड से कितना हाइट पर है उसको हम बोलते हैं h, तो h यानी एक तरह से हाइट क्या होती है, लेंथ ही होती है ना, डिस्टेंस ही होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे l लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इन सबको आप मर्ज करो तो क्या बनेगा, m1 l, यहाँ पे देखो 1 है, ये भी 1 है, तो जब बेस एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2, यानी m l2 और t-2, ये तो हो गई डायमेंशन किसकी, mgh की, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करते हैं, अगर वो इसके जैसे हुई तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला होगा, अदरवाइज डायमेंशनली रॉन्ग फॉर्मूला होगा, और 100% रॉन्ग फॉर्मूला भी होगा। ओके, तो देखिए हम लोग mv की बात करते हैं, mv m वही है मास, तो मास मतलब m1, और वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, l और t-1। ओके, तो ये आ गया। अब आप इन दोनों को मर्ज करके देखो बच्चों क्या आएगा, ये l का मतलब l1 ही होता है ना, तो हम मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, m1 l1 t-1। अब बताइए क्या ये दोनों डायमेंशन सेम है क्या, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है l पे पावर, यहाँ पे t पे पावर -2 है, यहाँ -1 है, तो इसका मतलब LHS not equal to RHS, hence given relation या formula is not correct, hence formula is wrong, formula is wrong, क्योंकि कभी भी आप कंपैरिजन बच्चों अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी को कर ही नहीं सकते। देखो इसकी डायमेंशन अलग, इसकी डायमेंशन अलग, दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए इक्वल है ना, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझाया था, जिसमें मैंने कहा था ओनली सिमिलर काइंड ऑफ डायमेंशनली सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड। ओके बच्चों, तो एक बार ये वाले तो क्वेश्चन आप समझ गए, एक डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस इसमें अलग भी आते हैं। तो बच्चों हमारे सामने एक अगला जो एग्जांपल है वो है y इज इक्वल टू a sin 2 pi t बाई कैपिटल T। और तो और मैं एक इसी के साथ एग्जांपल और बता देता हूं, y इज इक्वल टू a sin, यहां थोड़ा गीला है फिर से लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू a sin vt,
ओके। तो आप देखो बच्चों, हमारे पास दो रिलेशन है, इसको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब भी कभी एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि उसकी डायमेंशन 0 0 0 होनी चाहिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इसको चेक करना है आपको। अगर ये डायमेंशन लेस है तब तो आप इसको और इसको चेक करके बता सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर ये डायमेंशन लेस नहीं आया, ठीक है, या यहाँ पे कोई डायमेंशन आ गई तो इसका मतलब ये रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा, है ना, डायमेंशनली रॉन्ग और 100% रॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसको। इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। अब इसकी डायमेंशन पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन टी जो है वो टाइम है बच्चों, ये एक है ना फॉर्मूला है बच्चों। आप ये मत सोचना कि ये क्या आ गया सर, आपने क्या बता दिया। वास्तव में जो वेव होती है ना, जैसे आपने देखा होगा पानी पर और आपने ऊपर पत्थर फेंका तो कैसे वो लहरें बनती हैं, तो उसी तरह साइंस में क्या होता है कि जो साउंड होती है या जो लाइट होती है बच्चों, वो सब क्या होती है, वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है। तो उन्हीं वेव को बताने का ये एक इक्वेशन होती है साइंस में। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में, लास्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि ये हमारे को एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो 2 पाई टी को हम लोग देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या आती है। देखो ये तो डायमेंशन लेस है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन टी होती है ना। ठीक है, और नीचे बी तो ये होता है टाइम पीरियड। मतलब देखो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं कि अगर कोई वेव चल रही है तो ये वेव पूरी इस तरह से चलती रहेगी ना आगे से आगे। तो यहां से लेकर के एक पूरी जो वेव कंप्लीट हुई उसमें जो समय लगा, उस समय को कहा जाता है बच्चों कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड, कि इतना पीरियड लगा एक पूरा वेव बनने में। इसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वेव को ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ टाइम है तो इसके लिए भी हम टी लिख देते हैं। अब आप देखो टी और टी तो कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन क्या आई, m0, क्योंकि m तो है नहीं यहाँ पे, तो m0 l0 t0 ये आ गई। यानी ये डायमेंशन लेस हो गई क्वांटिटी जैसा कि हमें चाहिए था। इसका मतलब ये सही है। अब हम LHS को चेक कर लेते हैं। तो LHS में क्या है, y है। y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, y मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ बच्चों, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी डायमेंशन l है। उसी तरह आरएचएस में ये तो डायमेंशन लेस है, इसी को ही चेक करना है। a मतलब होता है एम्पलीट्यूड। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि एम्पलीट्यूड, ये सबसे लंबी जो डिस्टेंस होती है, सबसे बड़ी, या ये वाली सबसे बड़ी डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। तो एम्पलीट्यूड के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ के बराबर, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी तो लेंथ ही है। ठीक है, तो y इतना, ए बी इतना, और ये तो 0 है, इसको तो क्या देखना। यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, डीसी है, ये डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये करेक्ट है। अब बात करते हैं हम उस वाले रिलेशन की। तो वहां देखो बच्चों, पहले फिर से आपको सॉल्यूशन में वीटी को चेक करना होगा। तो वीटी के लिए, वीटी जो है उसका क्या आएगा, L1t-1। तो Vt का जो डायमेंशन है वो तो ये रहा, और T का क्या हो जाएगा, T1। अब आप इन दोनों को मर्ज करो तो क्या आएगा, अगर M तो है नहीं तो M0, और L1 रहेगा ना यहाँ पे, और T कितना रहेगा, T भी 0 रहेगा। देखो यहाँ पे एक डायमेंशन रह गई ना बच्चों। तो क्योंकि एक डायमेंशन रह गई, इसीलिए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस नहीं हुआ, इसलिए ये जो रिलेशन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डायमेंशनली रॉन्ग फॉर्मूला और 100% रॉन्ग फॉर्मूला है ये। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डायमेंशंस और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को इस तरह से चेक करना है। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन को हम कह सकते हैं बच्चों डिड्यूसिंग रिलेशन। डिड्यूसिंग रिलेशन, रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी हमें बताना पड़ता है। तो कई बार हमें पता होता है कि कोई जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
है ना। तो उसी से ही हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, इफ वी नो, if we know the factors, if we know the factors on which a physical quantity depends, on which a physical quantity, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, a physical quantity depends, if we know the factors on which a physical quantity depends, then we can derive, derive नहीं मतलब derive, we can derive an expression or a formula, we can derive a formula। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स इफ इट डिपेंड्स ऑन, इफ इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इफ इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, रेडियस r एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी यानी कि v। ठीक है, अब देखो बच्चों होता क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, अगर आप में से जिनको पता है तो अच्छी बात है, और जिनको थोड़ा आइडिया करना है वो एक बार ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बचपन में तो एक पत्थर को धागे से बांध करके उसको जोर से घुमाया ही होगा ना, कि अगर हम उस डोर को बहुत ज्यादा फास्ट घुमाने लग जाए तो पत्थर कहीं से टूट करके सीधा आगे जाता है ना, करते होंगे ना ऐसे दिवाली में, ऐसे करके आप फटे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो जब भी हम किसी चीज को घुमाते हैं या कोई चीज किसी सेंटर के चारों तरफ घूमती है तो क्या होता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसको बने रहने देता है सर्किल में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो स्टोन जो होगा वो सीधा बाहर जाकर के गिरेगा, वो सर्किल हो ही नहीं पाएगा, घूम ही नहीं पाएगा। समझ गए ना आप लोग। तो ये रहा वो स्टोन जो हम घुमा रहे हैं और ये सेंटर है। देखो सेंटर के चारों तरफ ये जो स्टोन है जो यहाँ पर है वो घूम रहा है अभी। ठीक है, तो घूम क्यों पाता है, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है F। तो चलिए F किस किस पे डिपेंड करता है, ये जो बॉडी है इसके मास पर, और ये अगर आगे की तरफ जा रही है तो उसको वेलोसिटी पर, क्योंकि अगर बॉडी यूं जा रही है तो अगर यहाँ से घूम रही है यूं, तो यहाँ से तो वेलोसिटी आगे होगी, फिर जब घूम के यहाँ आएगी तो यहाँ वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी भी बदलती जाएगी ना उसकी। ठीक है, तो मास m है, वेलोसिटी v है, और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। साथ ही साथ आप जब किसी स्टोन को घुमाते हो तो वो एक सर्किल बन जाता है ना, एक सर्किल, तो सर्किल की रेडियस भी होगी, यहाँ पे रेडियस कितनी है r मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास, रेडियस और वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, क्या नोट करेंगे सबसे पहले, गिवन f प्रोपोर्शनल टू, ऐसा प्रोपोर्शनल साइन देना है आपको, प्रोपोर्शनल टू जो जो क्वांटिटीज हैं सबको नोट करिए, उसके ऊपर पावर abc लिख देना। तो m रेस टू पावर a और v रेस टू पावर b, r रेस टू पावर c। ठीक है, ये abc पावर ही हमें फाइंड करनी है, क्योंकि इसको फाइंड करते ही हमारे सामने सेंट्रीपेटल का जो फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला, वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। पहले इस प्रोपोर्शनल को हटाएं। आप लोग जानते हो कि जब भी साइंस में हम कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट k मान लेते हैं। तो f इज इक्वल टू k m रेस टू पावर a, v रेस टू पावर b, r रेस टू पावर c। बच्चों थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट k इज इक्वल टू 1। मान लीजिए k क्या है, 1 है, ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं यहाँ पे 1 वैल्यू, तो ये 1 हो गया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि f किसके इक्वल है, m रेस टू पावर a, v रेस टू पावर b, r रेस टू पावर c। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की डायमेंशंस को लिख करके साथ ही साथ उसमें जैसी पावर है वो भी बताएंगे।
तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन के नीचे इनकी डायमेंशंस लिखने वाले हैं। जैसे फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी मेरे ख्याल से, हाँ बताइए जल्दी से, मैं सुन रहा हूँ। m1 l1 और हाँ करेक्ट t-1। ओके, तो ये तो फोर्स की डायमेंशन है। चलिए मास की डायमेंशन, m मतलब मास है ना, ये रहा मास, तो मास की डायमेंशन m1 और पावर कितनी है, a है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, L1 t-1 और पावर कितनी b। और r रेडियस क्या होती है बच्चों, लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ के लिए अपन लिखेंगे L1 और पावर c। तो आप देखो बच्चों, हमने m l t जो भी है सारे क्वांटिटीज को लिख दिया, पावर भी लिख दिया। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है दोनों को, और फिर हम जाके एक फाइनल फॉर्मूला बता पाएंगे। हम लोग यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नोटेड है वो तो हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, L1 m1 l1 t-2, और साथ ही साथ राइट साइड में जो है उसको भी हम नोट करते हैं। देखो यहाँ पे m सिर्फ यहीं पर ही है ना, और पावर a है, पावर के ऊपर पावर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। जैसे a रेज़ टू पावर 2 है और पावर 3 है, तो हम क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके a रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 यानी a रेज़ टू पावर 6 कर देते थे। वैसे ही ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या आएगा, m रेज़ टू पावर a, और देखो l कितने हैं, यहां पर l है लेकिन l की पावर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी b, क्योंकि b इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ c भी तो इस l से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी l है उनको सबको मर्ज करके एक ही बार में लिखना है, तो यहाँ पे l की पावर आ जाएगी b, ठीक है, और यहाँ पे l की पावर आ जाएगी c, तो b और c दोनों मिलके हो जाएंगे b प्लस c। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब अलग अलग पावर हो लेकिन बेस सिमिलर हो तो हम पावर्स को क्या कर देते थे, प्लस कर दे देते थे, तो हम पावर को प्लस कर देते थे, तो a रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 है ना, मतलब a रेज़ टू पावर 5 कर देते थे, a रेज़ टू पावर 5 कर देते थे। तो बच्चों यहाँ पे भी l की पावर b है, l की पावर c है, तो l की पावर b प्लस c आ जाएगी। साथ ही साथ देखो टाइम सिर्फ यहीं पर ही है, तो टाइम की पावर माइनस b आ जाएगी, ओके माइनस b। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे भी MLT लिखा है, यहाँ पर भी MLT लिखा है, लेकिन यहाँ पावर्स अलग है, वहां पावर्स अलग है, बस इन्हें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इजी वालों को कंपेयर करो। नाउ बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1। साथ ही साथ यहाँ देखो पावर b प्लस c है या 1 है l पे पावर, तो हम बताएंगे b प्लस c इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है पावर t पर माइनस b, यहाँ पे t की पावर है -2, तो हम बताएंगे माइनस b इज इक्वल टू -2। ओके, आई होप कि आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। तो a की वैल्यू तो फाइनल है भाई, a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब b की वैल्यू कितनी है, देखो इसको कट कर दो तो b की वैल्यू आ गई 2, तो b भी फाइनल आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो तो क्या आएगा, 2 प्लस c इक्वल 1 और c इज इक्वल टू 1, ये 2 आ जाएगा -2 यानी c इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो आप a b c तीनों की वैल्यूज आप देख पा रहे हो यहाँ पे। चलिए अब तो बच्चों हम लोगों ने जो रिलेशन लिखा था वो क्या था, f इज इक्वल टू m a, ठीक है, m a और v b r c, ठीक है। अब abc की वैल्यू तो हमें पता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, a की पावर a वैल्यू कितनी है 1, तो m रेज़ टू पावर 1 तो हम लिखते नहीं है। अच्छा v की पावर b है, तो v तो है, मतलब b की पावर है 2, b की वैल्यू है 2 तो हम लिखेंगे v स्क्वायर। साथ ही साथ r की पावर है c, तो c की वैल्यू -1 तो हम लिख देते हैं -1। अब आप देख सकते हो ना, जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको अगर न्यूमरेटर में कोई है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख करके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी अगर ये क्वांटिटी नीचे आएगी तो क्या बनेगा, mv² अपॉन r, यानी फाइनली हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो बच्चों देखो ये आ गया ना हमारे पास फॉर्मूला, रिलेशन आ गया ना, कैसे आया, हमने डिड्यूस किया। तो आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई जाए, मतलब एक फॉर्मूला ड्राइव करने को कहा जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि वो जो
क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला बनाना है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बस उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रिलेशन लिखना है, जैसे हमने लिखा था एफ प्रोपोर्शनल एम बी आर ए पावर बी पावर और सी पावर। और फिर क्या करना है, इसकी भी डायमेंशन लिखनी है, इसकी भी डायमेंशन लिखनी है, ये और दोनों को डायमेंशंस को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करोगे तो ये जो ए बी सी है ना, इनकी वैल्यूज आ जाएगी, और जैसे ही वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आप ए बी सी की जगह इन वैल्यूज को पुट करके एक रिलेशन गेट कर सकते हो। यानी सेंटीपिटल फोर्स, यानी रस्सी को घुमाते समय, पत्थर को घुमाते समय सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो लगता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं और डिड्यूसिंग रिलेशन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है डिड्यूस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी आप सोच रहे होंगे ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो मैं अभी बताता हूं आपको, पहले आप यहां नोट करते जाओ। ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब और पेंडुलम का मतलब अभी हम एक साथ समझेंगे बच्चों। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं टी जो है, टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूं। टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन मास को m आप नोट कर लेना, मास ऑफ द बॉब। अब ये बॉब क्या होता है ये भी हम देखते हैं। मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम L बोल देते हैं, एंड G समझ गए ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो हमें एक फॉर्मूला डिड्यूस करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए जो कि स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, और टाइम पीरियड डिपेंड, ये जो टाइम पीरियड होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पे और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो समझ लो। सिंपल पेंडुलम जो होता है एक थ्रेड होता है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है और उस पर स्फेरिकल एक मेटल बॉल होती है। आपने देखा होगा हिप्नोटाइज करने के लिए भी कभी कभी किसी वीडियो में देखा होगा आपने, एक थ्रेड होता है पूरा और नीचे उसमें स्फेरिकल बॉल होती है। ठीक है, वो ऐसे घुमाते हैं, यानी ऐसे ऐसे घूमती है ना वो बॉल, तो हिप्नोटाइज हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग और ये जो मेटल बॉल होती है इसी को ही बोलते हैं हम सिंपल पेंडुलम बच्चों। तो अगर हम इसको किसी हैंग कर देते हैं, किसी दीवार पर कहीं पे हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, और फिर आप इसको थोड़ा यहाँ खींच करके लेकर के आओ, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर अगर है मान लो, और जैसे ही छोड़ोगे तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएगा ना, यानी ये ऑसिलेट करेगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। अच्छा, एक ऑसिलेशन कितना होता है, अगर ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट से यहाँ आया, यहाँ से सेकंड से थर्ड पोजीशन पे आया पेंडुलम, है ना, और फिर वापस सेकंड में चला जाए और फिर फर्स्ट पे चला जाए, तब जाकर के होता है वन ऑसिलेशन। यानी कि एक जो पेंडुलम है जिस पोजीशन से उसको छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, वहां से छूट करके वापस जब पहले वाले अपने बिगनिंग में आ जाता है तो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, और इसमें जो समय लगता है वही समय है टी, टाइम पीरियड। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, यही जो टाइम पीरियड है इसका हमें एक फॉर्मूला डिड्यूस करना है। अच्छा, साथ ही साथ इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूं L, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कि L है स्ट्रिंग की जो लेंथ है, और मास कितना है इसका, ये जो इसको बोलते हैं बॉब। बॉब मतलब एक स्फेरिकल मेटल बॉल होती है, और इसका मास कितना होता है, इसका मास हमें गिवन है m। तो चलिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जल्दी से। तो हम सबसे पहले क्या नोट करते हैं बताइए, T प्रोपोर्शनल टू m, L और G।
m l और g, यही करते हैं ना। अब m की पावर a है, l की पावर b और g की पावर c, ऐसा ही करते हैं हम लोग। अब क्या करोगे, t इज इक्वल टू k m a l b g c, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो तैयार कर लिया। अब बस हमें दोनों तरफ इनकी डायमेंशंस को रखना है, ठीक है, और कंपेयर करना है। तो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m0 l0 t1 होती है ना, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखें ये कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट को तो आप रहने दो। अब ये मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है, m1, पावर क्या आएगी a। अच्छा ये है लेंथ, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तो l हो जाएगा, क्योंकि l लेंथ की डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, l होती है पावर b। अच्छा g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ही, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l1 t-2 और इसकी पावर c, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा मर्ज कर देते हैं, तो m और m की पावर 1 और a है, तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, तो m रेज़ टू पावर a। फिर l देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम क्या नोट करेंगे, l रेज़ टू पावर b, और यहां पर c से मल्टीप्लाई होगा और वो l इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो b प्लस c आ जाएगा। साथ ही साथ ये t की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 2c आ जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि b भी है l की पावर और यहाँ पे l की पावर c भी है, दोनों प्लस हो जाएंगी, क्योंकि दोनों मल्टीपल, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो भी हम नोट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए हमने दोनों तरफ डायमेंशन लिख लिए, अब कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग ये आप नोट जरूर करना बच्चों एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर देखते हैं कि आपने ऐसा चीजें लिखी हैं कि नहीं। अच्छा यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 0 है, यानी a की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। चलिए b की बात करें, या c देखो इजीली निकल जाएगा, 2c इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस 2c, ये रहा माइनस 2c इज इक्वल, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा आपको आई होप, तो c की वैल्यू है माइनस का हाफ, क्योंकि ये 2 नीचे गया ना माइनस का, तो माइनस का हाफ c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये माइनस 2c लिखा है मैंने, इक्वल 1 है, तो c की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। अब हमें a भी पता है, c भी पता है, तो b भी निकाल सकते हैं। b कैसे निकालेंगे, देखो b प्लस c किसके इक्वल है, b प्लस c है 0 के इक्वल, देखो b प्लस c और यहाँ पे l की पावर 0, यहाँ l की पावर b प्लस c, यहाँ 0, तो कंपेयर इक्वल करेंगे। अब देखो c की वैल्यू तो हम जानते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस c के इक्वल, यानी माइनस c तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये रहा माइनस और ब्रैकेट में c की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस यानी हाफ, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर ये पावर्स जो है हम यहाँ लिख दें तो t का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो ये एबीसी की वैल्यूज है यहाँ पुट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो क्या आएगा, t इक्वल टू, ये वाला रिलेशन है ना, आप लोग देखो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू k m रेज़ टू पावर a, a की वैल्यू कितनी है 0, तो पावर 0 लिख देते हैं। फिर है हमारे पास l, l की पावर कितनी है, b है ना, b प्लस, एक मिनट, यहाँ l की पावर कितनी है, b है ना, तो b की वैल्यू तो हाफ आई है, तो इसकी पावर हाफ। और फिर है g, g की पावर कितनी है, c है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, ऐसा ही है ना बच्चों। तो आप देखो जब भी किसी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसकी पावर 0 हो तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हम नोट करेंगे नहीं, यानी कि k और l की पावर हाफ है, ठीक है। g को नीचे लेकर जाइए तो g की पावर भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना नीचे ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। और यहाँ पर t है, तो अगर आप इसको सही तरह से लिखोगे तो t अंडर रूट l अपॉन g आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, t प्रोपोर्शनल टू रूट l अपॉन g। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो k होता है ना, ये 2 पाई के इक्वल होता है, k जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। खैर वो अभी हमारा मैटर नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अभी फॉर्मूला डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो t प्रोपोर्शनल आएगा किसके, रूट l बाई g के, ओके। तो आई होप कि आपको दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों एप्लीकेशन की बात कर ली, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना, दूसरा कि किसी भी रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करना, और तीसरा कि डिड्यूसिंग रिलेशन, मतलब अगर हमें ये पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है
तो हम इसी तरह से एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हालांकि हम इस टेक्निक से कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकते बच्चों, लेकिन अगर हमें पता है, पहले से ही पता है कि हाँ भाई एक क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो हम सिर्फ उसको एक डिड्यूस कर सकते हैं, कोई नया फॉर्मूला इससे नहीं बनाया जा सकता। ओके, एक अगला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, और क्योंकि हमने करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस की बात कर ली है तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है इन द इक्वेशन, आपको कोई भी रिलेशन या इक्वेशन मिल जाएगी, जैसे मैं आपको यहां बताऊं, इन द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और v, ये v कैपिटल है ना, v माइनस b इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ओके। ऐसा आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। अब आपसे a और b की डायमेंशन को पूछा जाएगा बच्चों, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, हम लोगों ने पहले बात की थी कि डायमेंशन होता है तो हम पहले सारे टर्म्स की डायमेंशन को अलग अलग निकालें, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जैसे अगर कोई किसी ने क्या किया, p और v को मल्टीप्लाई करके एक टर्म निकाला, फिर p और b को मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म निकाला, फिर आप बोलोगे कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इससे अच्छा है कि ऐसा किए बिना हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि एक जैसे क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मैं बता दूं, यहाँ P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। तो अगर ये क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो रही है तो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर डायमेंशंस ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्रेशर है बच्चों, प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमें ए की डायमेंशन को फाइंड करना है, तो आप वी स्क्वायर को तो यहाँ पे मर्ज कर दीजिए या मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जो इसकी डायमेंशन होगी वही ए की डायमेंशन होगी। तो चलिए इनकी डायमेंशंस को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ए इज इक्वल टू, प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों? ये होती है m1l माइनस 1 t माइनस 2। ये आपको याद होगी क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, और नीचे है एरिया यानी l2, तो 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में ही होगा ना, तो माइनस 2 में से 1 जाएगा ऊपर वाला तो माइनस 1 आ जाएगा। ये आया हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम का क्या होता है? L3 होता है, पर क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब सबको मर्ज कर देते हैं हम लोग, क्या आएगा? देखो यहाँ पर m1 है, ठीक है। साथ ही साथ देखो बच्चों, यहाँ पे l की पावर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। ये 6 है, तो l6 में से एक माइनस 1 कर दोगे तो कितना आएगा? l5 आ जाएगा ना, और t की पावर कितनी आएगी? माइनस 2। तो ये आया हमारा a की डायमेंशन, ठीक है। थोड़ी अलग है पर इसी की डायमेंशन है। चलिए अब बात करते हैं बी की। बी को भी फाइंड करना है। अब यहां पर भी वही बात है बच्चों, है ना। अपन इस वाले क्वेश्चन को करते समय आप लोग क्या लिखोगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आप लोग नोट करना बच्चों एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हमने इसके बिहाफ पर इसको सॉल्व किया है, ओके। अच्छा, साथ ही साथ बी का अब अपन को डायमेंशन बताना है बच्चों। मैंने अभी आपको कहा होमोजेनिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग कि प्रेशर, और अगर ये प्रेशर है तो इसकी भी डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, है ना। और अगर ये वॉल्यूम है तो इसकी भी डायमेंशन वॉल्यूम के जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जितनी वॉल्यूम की डायमेंशन है उतनी बी की डायमेंशन होगी। तो बी की डायमेंशन हो जाएगी वॉल्यूम के इक्वल, यानी कि L क्यूब के इक्वल,
तो लो भाई ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के बच्चों कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इसके साथ कौन ऐड है ना। तो ऐड वाली क्वांटिटीज की डायमेंशन इक्वल होती है, इसी के बेस पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस आज समझ में आ गए होंगे।